दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, इसका एक पार्ट हमने कल समाप्त कर दिया है। आज चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखिए दोस्तों, कैसा था। जो रोम साम्राज्य था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके जो विशाल क्षेत्र थे वो आज के अधिकांश जो यूरोप और उर्वर जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, यानी आज का यूरोप और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो रोम साम्राज्य में शामिल था। इस अध्याय में हम देखने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर जो रोम साम्राज्य है इसका गठन कैसे हुआ था, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को यानी इसके उदय होने में, ठीक है, इनको संवारा, और साम्राज्य के किन किन लोगों ने किन किन सामाजिक समूहों में रोम साम्राज्य जो था वो विभाजित था यानी बटा हुआ था। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। यानी यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ थी और यहाँ अलग अलग भाषाएं विद्यमान थी यानी बोली जाती थी। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति जो थी काफ़ी अच्छी थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, यानी दासों के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से यानी आज़ादी से वंचित रह जाता था, यानी उनको आज़ादी नहीं मिल पाती थी। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया, यानी इधर उधर बट गया। लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। देखिए, जहाँ पश्चिमी भाग जो था वो अलग अलग हिस्सों में बट गया, वहीं जो पूर्वी भाग था वो अभी भी रोम साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया था। देखिए, रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत यानी जो संपूर्ण स्रोत है यानी जो इनका जो माध्यम है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोत यानी जो पढ़ने योग्य चीज़ें मिली हैं वो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत एनल्स कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि इन दस्तावेजों में शामिल थे। देखिए, दस्तावेजी स्रोत जो थे मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। जो दस्तावेज थे वे कैसे मिलते हैं, या तो उनको अभिलेखों के माध्यम से लिखा जाता था या पेपराइस एक पेड़ होता था उसके पत्तों पर लिखी जाती थी, जिनसे पांडुलिपियां बनाई जाती थी और उस पर लिखा जाता था। देखिए, उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए हैं। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था और उसी से लेखन सामग्री जो थी तैयार की जाती थी। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। देखिए, जो
पेपाइरोलॉजिस्ट जो हैं यानी पेपाइरस शास्त्री यानी जो पेपाइरस का अध्ययन करते हैं उन विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिकी अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्रों के जो सर्वेक्षण हैं उनके जरिए प्राप्त होते हैं, जैसे इमारतें, स्मारक, अन्य प्रकार की जो भी संरचनाएं हैं या मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पचिकारी का सामान, यहाँ तक कि जो संपूर्ण भूदृश्य है जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त, इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की ही जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखिए, जब इन जानकारियों को आपस में मिलाया जाएगा तो आप देखना कि ये जानकारी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों से अंतर संबंध बनाता है यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। यानी इतिहासकार जितना अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से इन दस्तावेजों का उपयोग वो कर सकता है। आगे देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी 630 के दशक तक ही, जो 630 के दशक तक की अवधि थी, वहाँ पर अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्रों में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन हो गया था। ये दो साम्राज्य जो थे रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे यानी कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनका साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास था। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग अलग करता था, यानी जो फरात नदी थी वो रोम और ईरान की सीमा थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यानी हम पढ़ेंगे तो रोम के बारे में, लेकिन कहीं कहीं हम ईरान के बारे में भी देखते चलेंगे। देखिए, यदि आप नीचे दिए गए मानचित्रों पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था, यानी जो सीरिया तक फैला हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग हुए थे। ये जो महाद्वीप है ये पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। इस समुद्र को, यानी ये कौन सा समुद्र, ये जो समुद्र है जिसने अफ्रीका और यूरोप का अलग किया हुआ था, इस समुद्र को रोम का, ठीक है, हार्ट बोला जाता था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित जो सभी प्रदेश थे उन पर रोम का प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। जो उत्तर की सीमा थी वो कौन बनाती थी? एक राइन नदी बनाती थी और डैन्यूब नदी बनाती थी। दक्षिणी सीमा सहारा नामक विस्तृत रेगिस्तान से बनता था। देखिए, सहारा नामक रेगिस्तान था जो रोम की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता था। इस प्रकार देखिए, इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जो समूचा इलाका था, यानी जो सारा इलाका था, और कभी कभी अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से जो थे वो ईरान के कंट्रोल में रहते थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीन लोग ताचीन यानी बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। ये देखिए, लेकिन इस साम्राज्य का आरंभिक काल कौन सा था? देखिए, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा। जो रोमन साम्राज्य है उनको अगर मोटा मोटा बांटना हो तो उनको दो चरणों में आप
बांट सकते हैं, जैसे जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की जो संपूर्ण अवधि थी उसको पूर्ववर्ती साम्राज्य, और उसके बाद की जो अवधि थी उसको ही परिवर्तित साम्राज्य कहा जा सकता है। यानी जो तीसरी शताब्दी तक का समय था, इस समय जो रोम साम्राज्य था ये बहुत ही विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाए हुए था। लेकिन जब तीसरी शताब्दी के बाद का समय आया तो रोम साम्राज्य में परिवर्तन देखने को मिला। उसका बहुत सारा हिस्सा जो था, जो पश्चिमी हिस्सा था, वो कई हिस्सों में बट गया। इसलिए ये परिवर्तित साम्राज्य कहते हैं तीसरी शताब्दी के बाद के समय को। देखिए, दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में शशानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें से अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यानी यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते थे और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की जो सीमा रेखा थी वो भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीका प्रांत यानी त्रिपोलितानिया जो थी वहाँ तक भाई, और सायरेनाइका यानी यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट के ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन रोमन सम्राट के अधीन ही आते थे। देखिए, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसपेट कहा जाता था। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक यानी लातिनी भाषा में प्रिंसेप था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वो निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में मेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के जो धनी परिवार थे उनका प्रतिनिधित्व था, यानी वो लोग शामिल थे। लेकिन आगे चलकर उसमें इटालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं जो इटालवी लोग थे उनके द्वारा ही लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से लोग देखते थे, या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए बिल्कुल तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास ज़रूर हो गया था कि भाई यह काम जो है असंभव है। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन का एक अन्य मुख्य संस्था जो थी वो सेना थी। फारस के साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना में एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी
और एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का जो भाग्य था वो निर्धारित करने की शक्ति थी। भाई, जिसके पास 6 लाख की सेना होगी उस समय, वो जाहिर सी बात है बहुत शक्तिशाली होगा और सम्राटों का भाग्य भाई निर्धारित बिल्कुल कर सकता है। सैनिक जो थे वो बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रखें कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, यानी साधन थी। विशेष रूप से 3वीं शताब्दी की तनावपूर्ण जो परिस्थितियां थी, जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी लगान यानी भारी जो कर थे सरकार को लगाने पड़ते थे। भाई, सरकार का जो खर्चा वो कैसे निकालेगी? वो कर के द्वारा निकालेगी, टैक्स से निकालेगी, तो वो टैक्स को बढ़ा देते थे। संक्षेप में सम्राट यानी देखिए, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर डिपेंड थी कि वे सेना पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती हैं यानी बढ़ जाती हैं तो इनका जो परिणाम है सामान्यतः गृह युद्ध ही होता था। एक ऐसे वर्ष यानी 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और उसके अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशकर्म पर ही आधारित था। पिता का जो राज्य है वो पुत्र को मिलता था, चाहे वो नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी, दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। देखिए, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था वो राजा के बाद उसका पुत्र होता था। वो पुत्र चाहे गोद लिया हुआ ही क्यों ना हो, वही उत्तराधिकारी बनता था और इस बात को सेना भी मानती थी। उदाहरण के लिए देखिए, टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी में जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस को देखिए, जो जिसने प्रिंसपेट की स्थापना की थी ऑगस्टस ने, उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया। देखिए, प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध तो बहुत कम हुए, पर ऑगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था, मतलब जरूरी लगता ही नहीं था। वास्तव में ऑगस्टस ने शासनकाल शांति के लिए, जो ऑगस्टस का शासनकाल था, जो शासन के पीरियड था, उसको शांति के काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके शासनकाल में शांति व्यवस्था जो थी वो चरम पर थी, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्षों और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार, देखिए उसने क्या किया, जो फरात नदी है उसके पार के क्षेत्रों पर निरर्थक यानी बिना मतलब कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया क्योंकि भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, सम्राट के ट्राजान का स्वप्न क्या होता है, भारत की विजय। तत्पश्चात देखिए, भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटीओक में सदियों के बाद 115 से 16 में ट्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफून तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया।
इतिहासकार थे केसियस डियो। उनके अनुसार वहाँ पर भारत की ओर जाने वाली किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वो सिकंदर जैसा जवान होता और वो भी भारत विजय के लिए जा पाता। देखिए, इस काल की एक विशेष उपलब्धि रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि यह राज्य जो था अत्यंत समृद्ध था। उदाहरण के लिए हेराड के राज्य में प्रतिवर्ष 54 लाख डिनारियस यानी 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। डिनारियस जो है रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो इटली के सिवा, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। उनसे टैक्स वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरम कर्ज पर था, यानी रोम जो था बुलंदियों को छू रहा था, उस समय रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और चलाने के लिए, देखिए, सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी, यानी उनकी सहायता की जरूरत पड़ती थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों को इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर कंट्रोल रख पाना कैसे संभव हुआ। आजकल तो मान लीजिए, आपको पता है, केंद्र है और स्टेटों में बटे हुए हैं, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य करती है। वही बात यहाँ कानूनों को फॉलो करवाती है, यहाँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। ये बात वही कह रहा है कि देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से उन पर कंट्रोल रखती है। ये बात वही कह रहा है कि आखिर जो रोम साम्राज्य के सम्राट थे वो इतने बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कैसे रख पाते थे। आज जैसी सरकार तो थी नहीं। देखिए, इनकी जो आबादी थी दूसरी शताब्दी के मध्य तक लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। देखिए, जो प्रश्न है इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? साम्राज्य का जो शहरीकरण हुआ उसमें मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र यानी कार्थेज, सिकंदरिया तथा एटियाक इनमें सबसे बड़े थे। जो शहरी केंद्र थे उनमें कार्थेज, सिकंदरिया तथा एटियाक जो था वह सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार देखिए, हम लोग देख रहे थे, अब आगे देखिए क्या हुआ। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे यार? हाँ, देखिए, जो ये शहर थे, शहरी केंद्र थे, इनके माध्यम से जो सरकार है वो पूरे क्षेत्र पे
कंट्रोल रखती थी अपना, ठीक है। जिनसे क्या होता था, जो साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा जो होती थी वो प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर जो प्रशासक थे तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्राट वर्ग बन गया, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस 253 से 68 ईस्वी के बीच ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को और मजबूत बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का जो नियंत्रण है उनके हाथों में जाने ना पाए। संक्षेप में पहली शताब्दी के बाद वाले जो वर्ष थे, वहाँ दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक जो स्टार्टिंग वर्ष थे, वहाँ सेना तथा प्रशासन में जो अधिक से अधिक लोग थे वो प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता अब मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थी। देखिए, सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इटालवी मुल्क के जो लोग थे उनका ही प्रभुत्व यानी कंट्रोल बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए, यानी इनकी संख्या जो थी अधिक हो गई। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का जो है पतन हो चला था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्से और अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल होते थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। देखिए, इनमें कोई दूसरा शहर शामिल नहीं होता था, लेकिन इनमें कई सारे गांव शामिल हमेशा रहते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा जो है बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दे दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर संसाधन यानी सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना बनी रहती थी। आगे देखिए, डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कैसा था। देखिए, कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को यह बता दिया था कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में जो खाद्यान्न है अपने भंडारण में भर लेने का एक रिवाज है। सारा गेहूं और जौ, सेम तथा मसूर और दालों की काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वह शहरियों द्वारा ले जाने के बाद कई प्रकार की दालें जो है किसानों के लिए बची रह गई थी। सदियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात जो देहाती लोग हैं वो बसंत ऋतु में अस्वस्थकार खाद्यों पर, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, उन पर उनको डिपेंड रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियों, छाले, जड़ें, झाड़ियों
अखाद्य पेड़ पौधे पत्ते खाकर किसी तरह से अपने प्राणों को बचाए रखा। ये देखिए, सार्वजनिक स्नान गृह रोम की शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों का ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता रहता था। देखिए, तीसरी शताब्दी का संकट। देखिए, तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी तक आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। जो तीसरी शताब्दी थी उस समय आंतरिक जो तनाव था वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका था। देखिए, 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया, यानी कमज़ोर पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक जो वंश था वो उभर कर सामने आया। इस वंश को लोग स्वयं को शशानी कहते थे। जो इस वंश के लोग थे अपने आप को क्या कहते थे? शशानी। और केवल 15 वर्षों के भीतर ये तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शासुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी है एंटियाक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की जो पूरी सीमा थी उन पर बार बार आक्रमण हुए, जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मन में फैले हुए थे। रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस जो इस समय के सम्राट थे उन लोगों के विरुद्ध लगातार जो है युद्ध करते रहे। ये जो आक्रमणकारी थे इनको विरुद्ध, ये जो सम्राट थे इनके विरुद्ध हमेशा युद्ध करते रहे, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट, यानी 47 वर्षों में 25 सम्राट चेंज हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। अब देखिए, लिंग, साक्षरता, संस्कृति। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और जो वयस्क भाई थे वो बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवारों में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल यानी प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का जो दहेज था वो वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता का मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था
और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कानूनी रूप से इन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी। देखिए, तलाक देना अपेक्षाकृत बहुत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 व 22, 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का जो अंतराल है वो बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप, देखिए, महान कैथोलिक मिशन थे ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था। उन्होंने लिखा कि उनकी माता उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए, वहाँ की जो अधिकतर पत्नियाँ थीं वो इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक, यानी अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक की कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती, देखिए ये कह रहा है कि जो पुरुष थे वो अपने बच्चों को जिंदा रख सकते थे या मार सकते थे, ये उनका कानूनी अधिकार था। ऐसा कानून आज बन गया तो भाई फिर तो पूछो मत। कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। अब देखिए साक्षरता की स्थिति क्या थी, आएंगी पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या थी। यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग थी। उदाहरण के लिए पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर का अभिलेखण पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज, देखिए इसके विपरीत जो मिस्र है वहाँ आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। यह दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपि द्वारा लिखे जाते थे। यह दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते थे कि अमुक व्यक्ति अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता था, किंतु यह भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, यानी कुछ लोगों को पर इनका अधिकार ज़्यादा था, जैसे कि सैनिक, फौजी, अफसरों और संपदा प्रबंधक यानी धनी व्यक्तियों के पास शिक्षा का अधिकार ज़्यादा था। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में, कई स्तरों में दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों, स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषा, वेशभूषा और विभिन्न प्रकार की शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजातीय और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप, जैसे अरमाइक, निकटवर्ती पर्व। देखिए अरमाइक जो था निकटवर्ती पूर्व, यानी कम से कम फरात के पश्चिम में का जो प्रमुख भाषा था वो मिस्र में काप्टिक और उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। परंतु इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृति जो थी वो पूर्णतः मौखिक थी, यानी मुंह के माध्यम से वो केवल बोली जाती थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रहीं जब उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए आर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 3वीं शताब्दी के मध्य तक बाइबल का काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातीनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था।
ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया था। अब देखिए आर्थिक विस्तार के बारे में। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेलों की फैक्ट्रियां आदि की जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका जो आर्थिक आधारभूत ढांचा था वो काफ़ी मजबूत है, यानी जो साम्राज्य था आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा इनके अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब और जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की धुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और पता लगाने में सफल हुए कि उनका उपयोग था, उन्हें किन किन काम में लाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं को मिट्टी का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र था वहां से उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। इस प्रकार हम कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून के तेल निकालने का जो उद्यम है वो लगभग 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था, यानी ये बहुत बड़े विशाल मात्रा में फैले हुए थे। ऐसे साक्ष्य जो है अलग अलग स्थानों पर एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इटालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए थे। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर क्वालिटी वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में कंपटीशन करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा होगा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया और परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की क्वालिटी और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलीली, बाइजेकियम, ट्यूनीसिया, दक्षिणी गाल जिसे गैलिया नार्बोनेसिस कहते थे, तथा बाएटिका, दक्षिणी स्पेन में
स्ट्रैबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार यह सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले सबसे घनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है और स्पेन का जैतून का जो तेल था वो स्पेन के दक्षिण में गुआडलिक्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आता था। देखिए, दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के लिए नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया, जो आज की जो अल्जीरिया है उसे नुमीडिया के नाम से जाना जाता था। वहाँ देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्थ यायावर जो थे अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर से उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश जो चरवाहे थे, जो मौसम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तन करते थे, आवाजाही करते थे, वो पहले से अधिक नियंत्रित हो गए। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इससे अधिकतर केल्टिक भाषी जो किसान थे, वहाँ पर इनकी आबादी ज़्यादा थी, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए कि रोम साम्राज्य में हर जगह की स्थिति एक जैसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्र का जो कंडीशन था वो अलग अलग था। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह ना मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों की जो सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन था वो आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की टेक्नोलॉजी में खासी प्रगति हुई, उन्नति हुई। स्पेन को सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़ी भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1700 वर्ष के बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और जो धन था उसका व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की जो प्रवृत्ति है वो कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधित मुद्दे भी इस पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमें वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी। धन का वो लोग प्रयोग बहुत व्यापक रूप से करते थे और वो इन बातों का भी संकेत हमें देते थे कि जो वहाँ की रोम की जो अर्थव्यवस्था थी उसको आप कम नहीं आंक सकते, बल्कि उसको आंकने के लिए आपको वहाँ की जो दास प्रथा थी और जो श्रम संबंधित जो मुद्दे थे उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है चैप्टर इसके आगे हमें कल पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसका कल तीसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कल।